ओके, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो बेटे कल हम फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, और फंक्शन मैंने आपको बोला था कि फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। मतलब फंक्शन भी एक रिलेशन है, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। अगर एक रिलेशन एक कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी जाकर वो वाला रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। तो कल हम ये सब पढ़ रहे थे और दोनों कंडीशन के बारे में भी हमने डिस्कस किए कि कौन से वो दो कंडीशन हैं जिनको एक रिलेशन अगर ओबे करता है तभी जाकर उसको एक फंक्शन कहते हैं, नहीं तो नहीं कहते हैं। जैसे कि हमारे सामने इधर आ गया एक रिलेशन, देखो एक रिलेशन हमारे आगे आ गया, हमारे सामने आ गया। यहाँ पर एक रिलेशन का आरो डायग्राम दे रखा है। मतलब है रिलेशन का ऑर्डर पेयर्स क्या क्या हैं, 2 1 3 3 4 5 है ना, इसका ऑर्डर पेयर्स। ये रिलेशन कुछ सर किसी दो ऑर्डर्स का सर वो फर्स्ट टर्म सेम नहीं होगा? हाँ, किसी दो का फर्स्ट टर्म किसी फर्स्ट दो फर्स्ट कंडीशन है। हाँ, और पूरा और सर एक से ज्यादा आफ्टर इमेज नहीं होना चाहिए। हाँ, म्यूट म्यूट म्यूट, अरे जोर से भाई क्या आवाज़ आए। अच्छा सुनो, सही बात। लिसन गाइस, तो ये जो रिलेशन में दिखाया, ये रिलेशन आपको क्या दिख रहा है कि इसमें क्या क्या ऑर्डर पेयर्स होंगे ये रिलेशन में, कि 2 1 फिर 3 3 फिर 4 5। ये है हमारा रिलेशन। रिलेशन का डेफिनेशन कुछ भी हुआ होगा। रिलेशन में हमेशा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में क्या अंतर होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते वक्त हम फर्स्ट सेट के, मतलब अगर सेट ए से अगर सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए तो हम क्या करेंगे, सेट ए का एवरी एलिमेंट के साथ सेट बी का एवरी एलिमेंट को पेयरिंग करेंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 करते हैं। लेकिन रिलेशन में क्या होता है कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। मतलब रिलेशन में ऑर्डर, हाँ गुड आफ्टरनून, मतलब रिलेशन में ऑर्डर पेयर बनाते वक्त हमें हमें उसका रिलेशन का डेफिनेशन में एवरी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर एंड सेकंड मेंबर के बीच में एक रिलेशनशिप दिया गया होगा। वही रिलेशनशिप को बेस करके ही हम ऑर्डर पेयर रिलेशन में बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ रिलेशन दिया गया होगा, मतलब ये जो 3 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर है, ये तीनों ऑर्डर पेयर में अब फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर के बीच में कोई कॉमन रिलेशन हो रहा होगा, है ना। तो ये हमारा रिलेशन है। तो छोड़ो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, फिलहाल दिस इज आवर रिलेशन। और यहाँ पर मैंने क्या क्या कल पढ़ा दिया था कि सेट ए का एलिमेंट 2 सेट बी का एलिमेंट 1 के साथ रिलेटेड है, सेट ए का एलिमेंट 3 सेट बी का 3 के साथ रिलेटेड है, सेट ए का एलिमेंट 4 सेट बी का 5 के साथ रिलेटेड है। और मैंने बोला था इनको क्या बोलते हैं, हम प्री इमेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री इमेजेस। प्री इमेजेस या फिर इनपुट, है ना, इनपुट ही बोलते हैं, प्री इमेज। और इनको क्या बोलते हैं, ये तीनों को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ना, क्या इमेज बोलते हैं। मतलब 2 का इमेज क्या है, 1 है, 3 का इमेज क्या है, 3 है, 4 का इमेज क्या है, 5 है। इधर 1 का प्री इमेज क्या है, 2 है, 3 का प्री इमेज क्या है, 3 है, 5 का प्री इमेज क्या है, 4 है। समझाना था, तो ठीक है। ये तो था इमेज, प्री इमेज वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। ओके, अब देखो बेटे, ये जो रिलेशन यहाँ पर दे रखा है, दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ये जो रिलेशन दे रखा है ये फंक्शन नहीं है। कारण क्या है, क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम ये रिलेशन का डोमेन देखें, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। बेटा डोमेन क्या बोला जाता है कि एवरी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर को लेके जो सेट बनते हैं उसे डोमेन, मतलब 2 3 4 को लेके जो सेट बनेगा उसी को बोलते हैं इसका डोमेन। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। या फिर आप अगर डायग्राम देखो, जो नंबर से आरो निकले हैं वो नंबर्स को लेके जो सेट बनता है उसी को बोलते हैं डोमेन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि यहाँ पर ये जो डोमेन है, फर्स्ट सेट ए का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, उसके साथ इक्वल नहीं है। हियर द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, ये रिलेशन का जो डोमेन है वो पूरा का पूरा फर्स्ट सेट के साथ इक्वल नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो, क्योंकि ये सेट ए में ऐसे कुछ एलिमेंट बच गए हैं जिनके लिए कोई भी इमेज सेट बी में नहीं है। मतलब सेट ए के ये कुछ एलिमेंट्स को आप सेट बी के कोई भी एलिमेंट के साथ पेयरिंग नहीं कर पाए हो।
मतलब सेट ए में कुछ एलिमेंट बच गए हैं, इनका these two elements of set A they do not have any image in set B। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। कल पढ़ा पूरा का पूरा डोमेन सेट ए के साथ इक्वल होना चाहिए, मतलब सेट ए का एवरी एलिमेंट का एक इमेज यहाँ पर होना चाहिए, पहला बात। ठीक है, ये है पहला कंडीशन। इसके साथ साथ एक दूसरा कंडीशन भी है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी जाकर वो रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे, नहीं तो वो रिलेशन को फंक्शन नहीं बोलेंगे। जैसे कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 1 4 के साथ जुड़ा है 4, देख रहे हो 5। यस सर। यस सर। ये एक रिलेशन, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ये रिलेशन का डेफिनेशन कुछ हुआ होगा और उस डेफिनेशन के आधार पर सेट ए का 1 सेट बी का 4 के साथ रिलेटेड है, 5 के साथ भी रिलेटेड है। मतलब इसमें जो ऑर्डर पेयर रहेंगे, एक ऑर्डर पेयर 1,4 रहेगा और एक ऑर्डर पेयर 1,5 भी रहेगा। 2 5 के साथ रिलेटेड है, 2,5 एक रहेगा, 3,6 भी एक रहेगा। तो ये सारे ऑर्डर पेयर को लेके जो सेट बनता है दैट इज दिस रिलेशन। हाँ, अच्छा, अब अगर ये रिलेशन का हम डोमेन देखें तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि पूरा का पूरा फर्स्ट सेट डोमेन होना चाहिए, और यहाँ पर सच बात है, पूरा का पूरा फर्स्ट सेट डोमेन है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, क्योंकि देखो फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट से एक एक आरो निकला है। फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट से आरो निकला है, फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट बच नहीं गया है, या फिर फर्स्ट सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका यहाँ पर कोई इमेज ना हो, ऐसा कोई भी नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट से इज इंगेज्ड। ओके, सो पहला कंडीशन इज सेटिस्फाइड। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि सेट ए का मतलब डोमेन का, जब हम फंक्शन बात कर रहे हैं तो फंक्शन का पूरा फर्स्ट सेट ही डोमेन होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन नहीं है। पहला बात है पूरा का पूरा फर्स्ट सेट ही डोमेन होना चाहिए। तो ये जो डोमेन या फिर फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो ये एलिमेंट 1 का एक से ज्यादा इमेज है, एक इमेज 4 है और एक इमेज 5 है। सेट ए का कोई भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी क्यों बोला, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट एंगेज होने चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी। हर एक सेट ए का हर एक एलिमेंट का इकलौता एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में, जो कि यहाँ पर वायोलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो सेट 1 का 2 इमेज हो रहे हैं, तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। और हम अगर ये रिलेशन का रोस्टर फॉर्म को देखें, रोस्टर फॉर्म से अगर पता करना चाहें, बेटे कोई भी 2 ऑर्डर पेयर का अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया, जैसे कि ये 2 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी रिलेशन है। दिस इज नॉट ए फंक्शन। दूसरा हमने क्या पढ़े थे बेटे कि प्री इमेज को इनपुट बोलते हैं एंड इमेज को आउटपुट बोलते हैं ना, इमेज को आउटपुट बोलते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक बात देखो बेटे, सिर्फ और सिर्फ सेट ए का एवरी एलिमेंट एंगेज होना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा सेट डोमेन होना चाहिए। लेकिन बी के लिए वैसा कंडीशन नहीं है कि बी का एवरी एलिमेंट एंगेज हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हमें जो फंक्शन होने के लिए रिलेशन को जो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, उसमें पहला कंडीशन है ए का एवरी एलिमेंट एंगेज होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है ए का एवरी सिंगल एलिमेंट का 1 एंड ओनली 1 इमेज होना चाहिए। बस ये 2 कंडीशन है, और कोई कंडीशन नहीं है, ध्यान रखो। और कोई दिमाग से कोई कंडीशन मत बना देना, क्लियर? जितना कंडीशन, ये 2 कंडीशन है। यस सर। यस सर। ओके, और ये भी कल करे थे। तो एक बार हमें अगर कंफर्म हो गए, एक बार हम अगर कंफर्म्ड हो गए कि हाँ इट इज़ ए फंक्शन, सपोज यहाँ जैसे कि कल ही मैंने बता रहा था, ये एक फंक्शन, ये एक रिलेशन दे रखा है, पहले से हमें पता नहीं है कि ये एक फंक्शन है, पहले से हमें बिल्कुल पता नहीं है।
पहले से तो पता है कि ये एक रिलेशन है, क्योंकि एवरी फंक्शन इज ऑल्सो ए रिलेशन। ये एक रिलेशन है जिसमें वो सारे ऑर्डर पेयर रखेंगे एक्स वाई, एंड हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एक्स सेट एक्स से आ रहा होगा, मतलब इससे, एंड सेकेंड एलिमेंट सेट वाई से आ रहा होगा, मतलब इससे, एंड ऑर्डर पेयर ऐसे होने चाहिए हर ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट शुड बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो इस रिलेशन को बनाने के लिए हम सेट एक्स का एलिमेंट्स को सेट वाई के एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग करेंगे इसी कंडीशन को देखते हुए। तो हम यहाँ पर 1 को 1 के साथ पेयरिंग करेंगे, क्योंकि 1 को 1 के साथ पेयरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि देखो इधर y क्या है 1 है, x भी 1 है, 1 इज स्क्वायर ऑफ 1। सेट x का 2 को इसका 4 के साथ पेयरिंग करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 को और किसी के साथ पेयरिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही होता है अकेला, और कुछ नहीं होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 3 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 4 16। तो ये ऑर्डर पेयर्स को लेके ये फंक्शन बन गया। तो अगर हम देखें, सॉरी ये रिलेशन बन गया, सॉरी, सो फार वी डोंट नो इफ इट इज ए फंक्शन और नॉट, हमें पता नहीं है, हमें तो अभी तक पता है कि ये एक रिलेशन है। फिर हम पता करने की कोशिश करेंगे क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है, वही फर्स्ट बिट में पूछ रहा है। सो दैट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, देख प्रूव करो कि ये एक फंक्शन है। तो उसमें क्या देखे कि पहला तो ये रिलेशन एक्स सेट से वाई सेट तक डिफाइंड हो रहा है, एक्स सेट से वाई सेट। और देखो क्या सेट एक्स का हर एक एलिमेंट इंगेज्ड है या फिर सेट एक्स का कोई एक एलिमेंट बच गया, नहीं, एवरी एलिमेंट इज इंगेज्ड। सेट एक्स का 1 का एक इमेज है इसमें 1, 2 का भी एक इमेज है 4, 3 का भी एक इमेज है 9, 4 का भी एक इमेज है 16। ये रिलेशन में सेट एक्स का हर एक एलिमेंट का सेट वाई में एक एक इमेज है, कोई भी एक्स का कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है। या फिर आप ये बोल सकते हो ये रिलेशन का जो डोमेन है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ रिलेशन, कि हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को लेके जो सेट बनता है उसी को बोलते हैं डोमेन, मतलब 1 2 3 4। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये रिलेशन का डोमेन पूरा का पूरा सेट एक्स के साथ इक्वल है, मतलब सेट एक्स का कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है। दैट इज द रीजन वाई पहला कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन क्या है कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। और इधर आप अगर ये चारों ऑर्डर पेयर को देखो, इनमें से कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। मतलब देखो 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है 1 का 1 के अलावा और कोई इमेज नहीं है। 2 का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है 4 और कोई इमेज नहीं है। 3 का एक ही इमेज है 9 और कोई नहीं। ऐसे करके बस ड्रॉ ए पिक्टोरियल तो बताते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आरो डायग्राम कल ही बताया था। अच्छा, तो मैंने कल याद करो मैं कैसे 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 ग्रेजुअली गया। तो यहाँ तक हम क्या किए ना, एक रिलेशन कौन से कंडीशन में फंक्शन कहलाता है वो पढ़ लिए। तो अभी रिलेशन को भूल जाओ, अभी हमें फंक्शन मिल गया, ठीक है, अभी हमें फंक्शन मिल गया, रिलेशन को रिलेशन चला गया। अभी हमें मतलब रिलेशन एक दो कंडीशन मानेगा तभी फंक्शन होगा। तो अभी हमें फंक्शन मिल गया, अभी रिलेशन को भूल जाओ, अभी फंक्शन पे आते हैं। तो फंक्शन में मैंने कल पढ़ाया था कि फंक्शन में ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं, जिसको आपको पता है कि पहला को प्री इमेज दूसरा को इमेज बोला जाता है। प्री इमेज को हम और क्या बोलते हैं, इनपुट, और इमेज को और क्या बोलते हैं, आउटपुट। इधर 2 इनपुट है, 4 आउटपुट है, 3 इनपुट है, 9 आउटपुट है, 4 इनपुट है, 16 आउटपुट है। कल ही मैंने आपको बता रहा था कि फंक्शन बिल्कुल एक मशीन की तरह होता है, कुछ इनपुट लेता है, बदले में आपको कुछ आउटपुट देता है। तो ये वाला फंक्शन को अगर आप इनपुट 1 दोगे तो ये आपको आउटपुट में 1 देगा। अगर इसको इनपुट में 2 दोगे या आउटपुट में आपको 4 देगा। अगर इनको इनपुट में 3 दोगे आउटपुट 9 देगा। अगर इनपुट 4 दोगे आउटपुट 16 देगा। तो कैसे दे रहा है ये फंक्शन, का काम क्या है, व्हाट, ये असलियत में कर क्या रहा है, ये क्या करके ये सब ऐसा आउटपुट दे देता है, स्क्वायरिंग करता है ना। ये देखो यहाँ पर लिखा है हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है, और सेकंड एलिमेंट आउटपुट है, फर्स्ट एलिमेंट इनपुट है। मतलब इसमें हर ऑर्डर पेयर में आउटपुट इज द स्क्वायर ऑफ इनपुट, फिर आउटपुट इज द स्क्वायर ऑफ इनपुट। तो ये फंक्शन का काम है, इसको जो भी इनपुट दोगे उसका स्क्वायर कर देगा। तो मतलब ये फंक्शन को हम कैसे कर लिखना बताया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बताया था। एफ इस फंक्शन का नाम है, और ब्रैकेट में ऐसे एक्स शब्द देते हैं। तो ये एक्स क्या होता है, ब्रैकेट में जो एक्स लिखा होता है एक्स क्या होता है,
इनपुट। मतलब इधर लाके आप एक इनपुट x रखोगे और ये फंक्शन उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट क्या देगा, एक्स स्क्वायर देगा। क्या देगा? एक्स स्क्वायर देगा। और एफ ऑफ एक्स को हम y भी लिखते हैं। तो यहाँ पर x इज इनपुट एंड व्हाट इज y? y इज आउटपुट। y इज आउटपुट। देख रहे हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट का स्क्वायर। अरे देख रहे हो? यस सर। हाँ यस सर। बस। तो और क्या कैसे हम लिखना सीखे थे? यहाँ पर ये फंक्शन को अगर हम इनपुट 1 देते तो आउटपुट 1 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एफ ब्रैकेट में 1 इज इक्वल टू 1। इसको अगर इनपुट 2 दोगे आउटपुट 4 देगा, तो ए ब्रैकेट में 2 इज इक्वल टू 4, है ना। एफ ब्रैकेट में x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। इनपुट दोगे तो आउटपुट इज एक्स का स्क्वायर। कल ये सब डिस्कस कर रहे थे। अब आते हैं हाँ, ये क्वेश्चन भी कल कर दिए थे। ओके, अब आते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले दो चीज़ें हमें जानना पड़ेगा। एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन और एक होता है रियल फंक्शन। बेटे देखो, फंक्शन एक मशीन की तरह होता है, इनपुट लेता है, आउटपुट देता है। और सेट ऑफ ऑल द इनपुट्स इज कॉल्ड डोमेन। ये भी कल मैंने पढ़ाया था कि अगर एक फंक्शन का सारे इनपुट का एक सेट बनाया जाए उसको हम बोलेंगे डोमेन। और फंक्शन का सारे आउटपुट्स का जब सेट बना दें उसको बोलते हैं रेंज, है ना। इनपुट मतलब प्री इमेज, है ना। सही बात है ना। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स तो प्री इमेज होते हैं ना, मतलब इनपुट होते हैं। अरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट प्री इमेज या फिर इनपुट होते हैं ना। यस सर। हाँ, तो सारे इनपुट को लेके जो सेट बनता है उसी को डोमेन बोलते हैं। सारे आउटपुट को लेके जो सेट बनता है उसी को बोलते हैं रेंज। हाँ, ओके। तो एक फंक्शन अपना डोमेन में ही जितना इनपुट है उतना ही इनपुट वो ले पाएगा। डोमेन के बाहर से कोई भी इनपुट वो नहीं ले पाएगा, है ना। एक फंक्शन का डोमेन में जो ऑल पॉसिबल इनपुट्स होते हैं, जो भी इनपुट फंक्शन लेगा अपना डोमेन से ही ले पाएगा। अगर कोई इनपुट उसका डोमेन में नहीं है, मतलब उसका जो डोमेन जो सेट होता है उसका एक एलिमेंट नहीं है, तो वो फंक्शन का इनपुट नहीं बन सकता। उसी तरह रेंज क्या है? सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स। अगर कोई एलिमेंट वो फंक्शन का रेंज में नहीं है तो फंक्शन किसी भी हाल में वो वाला आउटपुट आपको नहीं दे सकता। एक फंक्शन जो भी आउटपुट देगा वो सारे आउटपुट्स का सेट को हम रेंज बोलते हैं। तो कोई भी एलिमेंट अगर रेंज में नहीं है तो वैसा आउटपुट कभी भी वो फंक्शन नहीं देगा। उसी तरह कोई भी एलिमेंट अगर डोमेन में नहीं है तो ऐसा इनपुट फंक्शन कभी नहीं लेगा। मेरा बात समझ रहे हो? अच्छा, यस सर। ओके यस ओके। सर। बेटा देखो यहाँ पे लिखा है ए फंक्शन व्हिच हैज आइदर आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है कि अगर एक फंक्शन का रेंज इज व्हाट? सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स। और अगर एक फंक्शन का रेंज जो कि सेट ऑफ ऑल आउटपुट से अगर वो सेट ऑफ रियल नंबर से या फिर वन ऑफ इट्स सबसेट्स, तो हम उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। रेंज मतलब सेट ऑफ आउटपुट्स। तो अगर रेंज अगर पूरा का पूरा रियल नंबर सेट है या फिर रियल नंबर सेट का कोई एक सबसेट है तो हम उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ये खाली डेफिनेशन है, पता करो। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन अगर रेंज के साथ साथ डोमेन भी फर्दर, if its domain is also set of real numbers or some subset of real number, then it is called a real function. तो रियल फंक्शन किसको बोला जाता है? रियल फंक्शन उसी को बोला जाएगा जिसका डोमेन एंड रेंज दोनों के दोनों आइदर सेट ऑफ रियल नंबर्स या फिर उसका एक एक सबसेट हो। मोटा मोटी मैं ये बोल सकता हूँ रियल फंक्शन हम किनको बोलेंगे? जो फंक्शन इनपुट में भी रियल नंबर लेते हैं और आउटपुट में भी रियल नंबर देते हैं। मेरा बात समझ रहे हो? क्योंकि उसका डोमेन रियल नंबर सेट या फिर उसका एक सबसेट है, रेंज भी रियल नंबर सेट या फिर उसका सबसेट है। मतलब डोमेन मतलब सेट ऑफ इनपुट्स, उसके वो जो इनपुट लेगा वो सब रियल नंबर से, जो आउटपुट देगा वो सब भी रियल नंबर से। तो उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं रियल फंक्शन। क्लियर गाइज? ओके। यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन। पहला फंक्शन पढ़ेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। कल ही मैंने बता रहा था कि डिफरेंट फंक्शन अपना डेफिनेशन के हिसाब से वो अपना अपना काम करते जाते हैं।
तो ये एक फंक्शन है जिसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन, और ये क्या करता है देखो, इस फंक्शन को डिफाइन किया जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये फंक्शन का डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वाई होता है, मतलब आउटपुट, एक्स होता है इनपुट, एफ ऑफ एक्स होता है आउटपुट। तो अगर ये फंक्शन का बिहेवियर को हम नोटिस करें तो ये फंक्शन क्या करता है, इसको जो भी इनपुट दोगे जो भी इनपुट इसको दोगे बदले में वो आपको आउटपुट दे देगा, जो भी इनपुट दोगे उसको वही आउटपुट देगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो भी इनपुट दोगे वही आपको आउटपुट देगा। मतलब इसको अगर आप इनपुट 1 दोगे तो आउटपुट 1 देगा, इनपुट इसको 2 दोगे तो आउटपुट 2 देगा, इनपुट 0 दोगे तो आउटपुट 0 देगा, इनपुट -1 दोगे तो आउटपुट -1 देगा। मेरे बात समझ रहे हो, जो इनपुट वही आउटपुट। क्लियर इसका? तो इस टाइप के फंक्शन को, हाँ, इस फंक्शन को बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। इसको क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। अरे एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And this function is defined from capital R to capital R, कैपिटल R से कैपिटल R तक डिफाइंड है। मतलब फर्स्ट सेट, हमें तो पता है कि फंक्शन में जो फर्स्ट सेट होता है पूरा का पूरा डोमेन होता है, नहीं तो उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। ऑर्डिनरी रिलेशन होता है तो चलेगा, लेकिन फंक्शन होने के लिए पूरा का पूरा फर्स्ट सेट डोमेन होना पड़ेगा। तो मतलब इस फंक्शन का पूरा फर्स्ट, मतलब जो रियल नंबर सेट, ये पूरा इसका डोमेन है, ये पूरा उसका डोमेन है। और सेकेंड सेट को हमेशा हम क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड सेट को हमेशा को डोमेन बोला जाता है। बेटे कभी भी गलती से सेकेंड सेट को रेंज मत समझ लेना। सेकेंड सेट को डोमेन होता है, रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल आउटपुट। सेकंड मेंबर। हाँ, सेकेंड मेंबर्स के जो आउटसेट होता है उसी को हम बोलते हैं रेंज। रेंज को डोमेन का एक सबसेट होता है, रेंज को डोमेन का एक सबसेट होता है ना। लेकिन फंक्शन होने के लिए फर्स्ट सेट को पूरा का पूरा डोमेन जरूर होना पड़ेगा, नहीं होगा तो उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, वो तो ऑर्डिनरी रिलेशन होगा। तो चलो ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि ये फंक्शन का डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, बस हियर द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन आर एफ आर। तो समझाता हूँ कैसे इसका डोमेन एंड रेंज दोनों आर हुआ। अच्छा जरा बेटे एक बात बताओ मुझे, ये जो फंक्शन है इसका काम है, इसको जो भी इनपुट दोगे ये बदले में वही आपको आउटपुट देगा। अच्छा क्या ऐसा कोई रियल नंबर है जो कि ये नहीं ले पाएगा? इज देयर एनी रियल नंबर जो कि ये नहीं ले पाएगा? क्यों नहीं ले पाएगा? कोई भी रियल नंबर दो, आउटपुट में वही रियल नंबर आपको देगा। दुनिया का कोई भी रियल नंबर इसको दो, आउटपुट में वही रियल नंबर दे देगा। तो ऐसा कोई रियल नंबर है क्या जो ये नहीं ले पाएगा? इज देयर एनी सच रियल नंबर जिसको ये प्रोसेस नहीं कर पाएगा? बताओ। अरे ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी रियल नंबर है जो कि ये नहीं ले पाएगा? हेलो, नो सर। नहीं है ना। अबे कोई भी रियल नंबर दोगे, No, आउटपुट में वही रियल नंबर दे देगा। कौन सा ऐसा रियल नंबर जो कि नहीं ले पाएगा? कोई भी रियल नंबर दो, बदले में आपको वही रियल नंबर आउटपुट दे देगा। तो दिस फंक्शन कैन टेक इन एनी रियल नंबर एज इट्स इनपुट। ये फंक्शन दुनिया का कोई भी रियल नंबर अपना इनपुट के रूप में ले सकता है। तो मतलब ये फंक्शन का सेट ऑफ ऑल इनपुट्स क्या है बेटे? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि पूरा का पूरा ऑल रियल नंबर्स इसके इनपुट हो सकते हैं। तो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स कैपिटल आर इसका डोमेन है। डोमेन होता है सेट ऑफ इनपुट्स। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स। अब देखो ये जो फंक्शन है ना, जो आइडेंटिटी फंक्शन, इसका आउटपुट दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ऐसा दुनिया का कोई भी रियल नंबर नहीं जो कि इसका आउटपुट नहीं बन सकता। इमेजिन करो कोई भी रैंडम लेकर रियल नंबर दो, क्या इसका आउटपुट नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, क्योंकि बेटे अगर इस फंक्शन का आउटपुट दुनिया का कोई भी रियल नंबर है, मानो 2.5 है, तो इसके लिए इसका एक इनपुट भी है 2.5, क्योंकि जो इनपुट दे रहा है वही आउटपुट दे रहा है। तो दुनिया का कोई भी रियल नंबर अगर आप इसका आउटपुट समझो तो उसके लिए इसका एक कॉरिस्पॉन्डिंग इनपुट भी है। मतलब ऑल रियल नंबर्स कैन बी इट्स आउटपुट्स, राइट? यस सर। तो इसका सेट ऑफ आउटपुट्स या फिर रेंज वो क्या होगा? वो भी कैपिटल आर होगा, इसीलिए लिखा है डोमेन रेंज बोथ आर आर। अच्छा अब बेटे इसका ग्राफ को देखो भाई। अब फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं आपको स्कूल में जो पढ़ाया गया उसको फिर से रिपीट करूंगा। स्कूल में ऑलरेडी पढ़ाया गया ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, लेकिन स्कूल में फंक्शन नहीं पढ़ाया गया था। तो बेटे देखो फंक्शन का जो आउटपुट है जिसको हम y भी बोलते हैं, फंक्शन का आउटपुट को क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। तो फंक्शन का जो आउटपुट या फिर जो y,
उनको हम अलोंग द वाई एक्सिस प्लॉट करते हैं। वाई एक्सिस पर फंक्शन के सारे आउटपुट्स को प्लॉट करते हैं। एंड फंक्शन का जो इनपुट होता है एक्स, उसको अलोंग द एक्स एक्सिस हम प्लॉट करते हैं। फंक्शन के इनपुट को अलोंग द एक्स एक्सिस प्लॉट किया जाता है, आउटपुट को अलोंग द वाई एक्सिस प्लॉट किया जाता है। तो ये फंक्शन का ग्राफ अगर हमें बनाने के लिए बोला जाए, हम कैसे बनाते हैं? देखो बेटे, ये फंक्शन का काम है, जो भी इनपुट दोगे वही आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो इनपुट दोगे तो जीरो आउटपुट देगा। मतलब इनपुट जीरो के लिए आउटपुट जीरो। बेटे इनपुट है एक्स कोऑर्डिनेट, याद रखो, इनपुट इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड आउटपुट इज वाई कोऑर्डिनेट। मेरे बात समझ रहे हो? इनपुट इज एक्स कोऑर्डिनेट, आउटपुट इज वाई कोऑर्डिनेट। यस सर। जीरो इनपुट के लिए जीरो आउटपुट, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों जीरो जीरो, ये वाला। अच्छा, अगर इसको इनपुट 1 दोगे आउटपुट 1 देगा। यस सर। मतलब इनपुट होता है एक्स कोऑर्डिनेट, आउटपुट होता है वाई कोऑर्डिनेट, मतलब 1,1 है ना। देखो इधर सपोज 1 है, 1 है, अगर इसको ये फंक्शन को अगर इनपुट 1 देते हो, ये आउटपुट भी बदले में 1 देता है। तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट 1,1 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 इस फंक्शन का इनपुट एंड वाई कोऑर्डिनेट 1 इसका आउटपुट। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से आया है, एक्स कोऑर्डिनेट इधर से आया है, एक्स एक्सिस से आया है ना। 2,2 देख रहे हो? क्लियर? यस सर। Yes, sir. अरे आयुष का पूरा चुप ही गला, कोड़े गला। ओके नो सर मैं हूँ। ओके ओके। तो आई होप आप ये समझ गए, और इसके ऊपर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। खाली अगर आपको क्वेश्चन, मतलब आपको 1 मार्क का सवाल मैं आपको दे दूंगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन आइडेंटिटी, ऐसा सवाल मैं पूछ लूंगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5। तो आपको अगर आइडेंटिटी फंक्शन पता नहीं होगा उसका मतलब, तो इसका आंसर नहीं कर पाओगे। आइडेंटिटी फंक्शन मैंने जो भी इनपुट दोगे उसका वही आउटपुट मिलेगा, मतलब एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, है ना। बस अब आते हैं कांस्टेंट फंक्शन। बेटे कांस्टेंट फंक्शन का नाम जैसा ही उसका काम भी वैसा है। ये फंक्शन को आप ब्रह्मांड का कोई भी रियल नंबर इनपुट में दो, बदले में यह आपको एक कांस्टेंट आउटपुट में देता है। अभी वो कांस्टेंट क्या देगा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी वो फंक्शन को डिजाइन करेगा वो डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिजाइनर वो कांस्टेंट को क्या सेट करता है। तो कोई एक कांस्टेंट आपने एक बार सेट कर लिए, वो फंक्शन को जो भी इनपुट दो बदले में वो वही कांस्टेंट ही आउटपुट देगा। जैसे कि ये फंक्शन का डेफिनेशन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज ए रियल नंबर, सी इज ए रियल नंबर, ठीक है, वो एक रियल नंबर सी। तो मैं मानो एक फंक्शन ऐसा डिजाइन करूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, मतलब इधर मैं एक्स के जगह कोई भी इनपुट दूं, कोई भी रियल नंबर इनपुट में दूं, ये फंक्शन मुझे आउटपुट में हमेशा सी ही देगा और कुछ नहीं देगा, क्योंकि ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। वट एवर यहाँ पर जो आउटपुट सी वो एक्स के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। याद है बेटे एक टाइप का फंक्शन हम अभी पढ़े थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वहां पर जो आउटपुट है जो कि एक्स स्क्वायर है, वो इनपुट एक्स के ऊपर निर्भर करता है। जब आप एक्स को बदल दोगे, जब आप इनपुट को बदल दोगे तो आउटपुट भी बदल जाएगा, क्योंकि इनपुट का स्क्वायर होता है आउटपुट। लेकिन यहाँ पर तो आउटपुट इनपुट के ऊपर निर्भर ही नहीं कर रहा है, आउटपुट तो कांस्टेंट है। कुछ भी दो, एफ ऑफ 1 दो सी देगा, एफ ऑफ 2 दो सी देगा, एफ ऑफ 1.1 दो सी देगा। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट फंक्शन, है ना। अब ये सी क्या होता है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर ये सी की जगह 5 रखता हूँ तो मेरा कांस्टेंट फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। मैं अगर ये सी की जगह -5 रखूंगा तो मेरा कांस्टेंट फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5। तो हम पे निर्भर करता है ना, बस। तो इसका बिहेवियर ऐसा है। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें, मानो एक फंक्शन हम ड्रॉ करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, ये कांस्टेंट फंक्शन, मतलब इस फंक्शन को आप जो भी रियल नंबर इनपुट में दो बदले में वो बदले में एक कांस्टेंट आउटपुट में देगा। और कौन सा कांस्टेंट देगा? 3 देगा, है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो बेटे, फिर से बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस से आप इनपुट लोगे, वाई एक्सिस से आउटपुट लोगे, फिर वो पॉइंट को लोकेट करोगे और ऐसे सारे पॉइंट्स को जब जोड़ दोगे जो ग्राफ बनता है, दैट इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो बेटे सपोज हम इसको 0 देते हैं इनपुट में, ये हमें क्या देगा आउटपुट में? वही 3 दे देगा। और इनपुट होता है
एक्स कोऑर्डिनेट एंड आउटपुट है वाई कोऑर्डिनेट, मतलब 0,3। तो ऐसा पॉइंट को लोकेट करो 0,3, ये वाला पॉइंट होगा, राइट। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसको अगर इनपुट में 1 दोगे आउटपुट में 3 दे देगा, तो इधर कहीं पर 1 होगा, तो ये वाला पॉइंट, मतलब इनपुट में 1 आउटपुट में 3। एक्स कोऑर्डिनेट इज इनपुट, वाई कोऑर्डिनेट। इनपुट में 2 दोगे तब भी वो आपको 3 आउटपुट में देगा। एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, वाई। तो ऐसे आप समझ जा सकते हो कि इसका जो ग्राफ है, दिस विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल, दिस विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्लियर। और इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्कूल में भी पढ़े होगे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना। रिलेट Yes, करो sir. स्कूल का। Yes, sir. हाँ, इधर y क्या है, आउटपुट है, y आउटपुट इज इक्वल टू कांस्टेंट इधर है ना, ये फंक्शन तो वही है, आउटपुट इज इक्वल टू कांस्टेंट, एफ ऑफ एक्स आउटपुट होता है, क्लियर। बस अब बात आता है कि इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। तो पहले बेटे कि मुझे एक बात बताओ, क्या ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा, मानो मैं एक कांस्टेंट फंक्शन बना रहा हूँ, मानो मेरा कांस्टेंट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, क्या ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी रियल नंबर है जो इसको आप इनपुट के रूप में ना दे सको? इज देयर एनी सच रियल नंबर जो कि इनपुट के रूप में नहीं ले पाएगा? No, sir. सारे रियल नंबर्स ले पाएगा, है ना। कोई भी रियल नंबर इसको इनपुट में दो, ये बदले में आपको आउटपुट में तो 3 ही देगा, राइट। तो इसका डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्लियर। डोमेन इज रियल Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। अभी रेंज होता है सेट ऑफ आउटपुट्स। अब देखो, ये फंक्शन को आप जो भी इनपुट दो, जो भी दे दो, ये आपको आउटपुट में कभी भी 3 के अलावा और कुछ भी नहीं देगा। 3 इज द ओनली आउटपुट दैट इट कैन गिव। तो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। तो इसका तो एक ही आउटपुट है, तो इसका रेंज इज अ सिंगलटन सेट, है ना, इसमें 3 रखें। तो उसने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी लिया था, तो इसीलिए उसने रेंज लिखा है ब्रैकेट के अंदर सी। मेरा बात समझ रहे हो, क्योंकि एक ही आउटपुट इसका सी ही है, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब इधर बेटे देखो, इधर जो लिखा है दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, मैंने बोला था ये फंक्शन है। अगर रिलेशन होता तो अलग बात होता, ये फंक्शन है तो पूरा का पूरा फर्स्ट फंक्शन इसका डोमेन है, सही बात है, आर इज डोमेन। लेकिन जो सेकेंड फंक्शन, जो सेकेंड सेट, उसको हम बोलते हैं को डोमेन। क्या बोलते हैं? को डोमेन। पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स इसका को डोमेन है। रेंज क्या होता है? को डोमेन का एक सबसेट होता है, बताया था, है ना। रेंज को डोमेन का सबसेट होता है, क्योंकि रेंज इज द सेट ऑफ आउटपुट्स या फिर सेट ऑफ इमेजेस। और इमेजेस कहाँ से आते हैं? सेकेंड सेट से ही तो इमेज आते हैं। तो पूरा का पूरा जो सेकेंड सेट है उसको हम बोलते हैं को डोमेन, एंड रेंज इज सबसेट ऑफ को डोमेन। तो ये को डोमेन और ये डोमेन फंक्शन जब पढ़ेंगे। अगर बेटे ये ऑर्डिनरी रिलेशन होता तो मैं कदापि ये फर्स्ट सेट को डोमेन सीना फाड़ के नहीं बोल सकता था, मेरा बात समझ रहे हो। इसीलिए मैं पूरा का पूरा फर्स्ट सेट को डोमेन बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ये फंक्शन है। क्योंकि फंक्शन होने के लिए पहला कंडीशन क्या है बेटे? पूरा का पूरा फर्स्ट सेट डोमेन होना चाहिए। मतलब फर्स्ट सेट में कोई भी एलिमेंट बच नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट बच नहीं जाना चाहिए जिसका कोई इमेज ना हो। तो मुझे पता है ये फंक्शन है, इसीलिए मैं सीना छोड़ के बोलूंगा फर्स्ट सेट इज डोमेन, क्लियर। ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो बड़े पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलरेडी आप पॉलिनोमियल स्कूल में पढ़े हो। पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे कि x+3 इज ए पॉलिनोमियल, x² + 5x+3, ये सब पॉलिनोमियल आप पढ़े हो। लेकिन क्या आपको याद होगा कि नहीं? मैं इसलिए चेक करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, पूछूंगा, आप बोलोगे क्या बेटे? x⁻⁻5 + x³ + 3x² + 5, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? इज दिस ए पॉलिनोमियल? यस सर। बाकी अरे 9th क्लास में क्या पढ़ रहे थे हैं? 9th क्लास में क्या पढ़ रहे थे? नो, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल।
बट देखो x का जो पावर है ना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो? x का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर? पहला बात। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अच्छा, अब बताओगे क्या ये का पॉलिनोमियल है? नो सर। No. क्योंकि x का पावर फ्रैक्शन भी नहीं होने चाहिए, है ना, डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए। क्लियर? अच्छा Yes, sir. हाँ, तो पहला बात है कि सारे x का जो पावर्स हैं वो क्या होने चाहिए बेटा? होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर मतलब x का पावर 0 हो सकता है या फिर 1 2 3 4 होल नंबर्स होने चाहिए, है ना, x का पावर। ठीक है ना, x का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x का पावर कोई डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मेरा बात समझ गए? कोई इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा होल नंबर्स जितने हैं। मेरा बात समझ गए बेटा क्लैरिटी के साथ? ओके Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ये गया, ये गया बस। तो अब देखते हैं पॉलिनोमियल को लिखते कैसे। ये भी स्कूल में पढ़ चुके हो। लेट मी इरेज दिस। तो पॉलिनोमियल को जनरली हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, स्कूल में ऐसे पढ़े थे कि पॉलिनोमियल p हम इसको फंक्शन बोल देते हैं। क्यों बोलेंगे बाद में दिखाएंगे। जब पॉलिनोमियल लिखते हैं जैसे कि इसको मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखा आता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब ऐसे प्लस डॉट 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 प्लस xn सॉरी a टू द an x टू द पावर n। तो ऐसे करके अगर बहुत सारे मतलब टर्म्स अगर ऐड हुए हैं तो उसको पूरा एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। और देखो मेरा पॉलिनोमियल में हमेशा x का पावर, इधर x का पावर 0 है, x का पावर 0 मतलब x का पावर 0 मतलब 1 0 या फिर 1 2 3 या फिर नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, x का पावर कहीं पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। गॉट इट? और दूसरा बात है कि जो कोफिशिएंट्स है ना बेटा, न्यूमेरल कोफिशिएंट सब हैं जो x के साथ जो मल्टीप्लाई हुए हैं सब, वो सब भी एक एक रियल नंबर होना चाहिए। क्या होने चाहिए? वो सब एक एक रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि और भी नंबर होते हैं ना बेटे, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो ये सब कोफिशिएंट्स भी रियल नंबर होने चाहिए। क्लियर बेटे? मेरे बात समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बस अब इसको हम एक पॉलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन जब मैं ऐसा लिखता हूं तो मैं बोलूंगा दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। जब ऐसे मैं लिखा हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये का पॉलिनोमियल फंक्शन। क्यों? फंक्शन क्या करता है? इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है। तो इसको अगर इनपुट एक्स दोगे तो ये आउटपुट क्या देगा? यहाँ पर इसका वैल्यू, ये वैल्यू देगा। अगर यहाँ पर इनपुट में एक्स के जगह पर 2 दोगे तो आउटपुट में जहाँ पर एक्स लिखे हो वहाँ पर 2 लिख दो, फिर वैल्यू को कैलकुलेट कर दो, वो आउटपुट देगा। मेरे बात समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5, ये का पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। एंड ये पूरा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसको बेटे आप कोई भी इनपुट दो, सपोज इसको इनपुट 1 दोगे तो आउटपुट में क्या देगा? 1 का क्यूब प्लस 5 1 क्यूब प्लस 5। इनपुट अगर 2 दोगे तो आउटपुट में क्या देगा? 2 का क्यूब प्लस 5। मेरा समझ रहे हो? हेलो? Yes, sir. बस 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 काम खत्म। ओके, और इधर बेटा एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ देखो, इधर लिखा है वेयर एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। हाँ बस ये भी बहुत अच्छे से ले रहा है। होल नंबर ना, होल नंबर या फिर आप और क्या बोल सकते हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्योंकि जो इंटीजर नॉन नेगेटिव मतलब वो पॉजिटिव नहीं होते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब नॉट नेगेटिव, मतलब जीरो तो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है। जीरो इज ऑल्सो अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना। तो एन का पावर एक्स का पावर सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। क्लियर? ओके, दूसरा बात सुनो बेटे, ब्रह्मांड का कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो उसका डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। याद रखो, मेरे बात समझ रहे हो? कोई भी पॉलिनोमियल Yes, sir. फंक्शन Yes, का डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था एफ ऑफ एक्स, ये एक एग्जांपल दिया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक्स स्क्वायर भी पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल। तो दुनिया का sir. कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो उसका डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्योंकि कोई भी रियल नंबर को प्रोसेस कर सकता है। लेकिन रेंज अलग अलग हो जाएंगे, है ना। क्या क्या पॉसिबल आउट, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये फंक्शन देखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसका रेंज जरा सोचते हैं क्या होगा। इसके उस यहाँ पर दे रखा है
लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होता है। बेटे ये फंक्शन का काम क्या है, जो भी इनपुट दोगे वो उसका स्क्वायर करके आपको आउटपुट देगा। एक्स के जगह इधर कुछ भी रखो वो उसका स्क्वायर कर देगा। अब सवाल ये आता है इसका डोमेन क्या है एंड रेंज क्या है। पहला बात तो हमें ऑलरेडी पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमें दिया जाए, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमें दिया जाए, सेट ऑफ रियल नंबर्स इसका डोमेन होता है। मतलब कोई भी रियल नंबर इसका इनपुट हो सकता है, पूरा ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स इज इज डोमेन। लेकिन अगर मुझे वो पता भी ना हो तो इधर से ही मैं पता कर सकता हूँ भाई दुनिया का क्या ऐसा कोई भी रियल नंबर है जिसका स्क्वायर नहीं किया जा सकता, जिसका स्क्वायर नहीं किया जा सकता। अरे सारे रियल नंबर्स का स्क्वायर करने से एक रियल नंबर बदले में मिलता है ना। कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करो और एक रियल नंबर मिल जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो, रियल नंबर का स्क्वायर इज ए रियल नंबर, राइट। यस सर। तो यहाँ पर x के जगह आप कोई भी दुनिया का रियल नंबर दे सकते हो, कुछ नहीं, वो उसका स्क्वायर कर देगा। तो मतलब ये फंक्शन दुनिया का कोई भी रियल नंबर खा सकता है, कोई भी रियल नंबर निकल सकता है ना। तो इसका इनपुट दुनिया का कोई भी रियल नंबर बन सकता है, इसीलिए इसका डोमेन इज R। नहीं तो हमें पता है ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। अब देखता है रेंज। जरा बेटे इमेजिन करो, मैं जो पूछूंगा, क्या बेटे कभी भी ये फंक्शन आपको नेगेटिव नंबर आउटपुट में दे सकता है? नो सर। कभी भी ये No, फंक्शन sir. नेगेटिव रियल नंबर आउटपुट नहीं ना, क्योंकि भाई इनपुट में तो रियल नंबर ही लेता है ना, क्योंकि हम रियल फंक्शन के साथ डील कर रहे हैं। हमें रियल नंबर के अलावा और कोई नंबर हमें मतलब इनपुट में देना नहीं है कि आउटपुट में लेना नहीं है, तो हम इसको रियल नंबर इनपुट में दे रहे हैं। भाई दुनिया का कोई भी रियल नंबर दो, उसका स्क्वायर तो जीरो या फिर पॉजिटिव होता है। जीरो का स्क्वायर जीरो, बाकी सारे रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो मतलब ये कभी भी आपको एक नेगेटिव रियल नंबर आउटपुट में नहीं दे सकता। जीरो आउटपुट में दे सकता है, हाँ दे सकता है ना, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है ना, जीरो आउटपुट हो सकता है इसका, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर। अच्छा बेटा, क्या ऐसा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, क्या ऐसा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है जो ये आउटपुट में नहीं दे सकता? अरे ऑब्वियसली दे सकता है भाई, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, उसका एक स्क्वायर रूट होता है ना। दुनिया का हर पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट होता है। मानो मैं क्या 2 इसका आउटपुट नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है ना। 2 इसका आउटपुट होने के लिए इसका इनपुट क्या होगा? √2 का स्क्वायर 2 होता है ना, जो भी इनपुट उसका। तो क्या ऐसा कोई भी पॉजिटिव नंबर है जिसका इनपुट नहीं है? हाँ है ना, सॉरी मतलब कोई भी ऐसा पॉजिटिव नंबर नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर आप रखो तो उसका कोई ना कोई एक स्क्वायर रूट होता है ना। अरे समझ रहे हो, 2 का स्क्वायर रूट √2, 2 का स्क्वायर। हाँ तो अगर सीधा बोले तो ये फंक्शन का रेंज क्या होगा? मतलब सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, मतलब क्या क्या आउटपुट दे सकता है ना, जीरो या फिर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये जीरो या फिर सारे पॉजिटिव रियल नंबर आउटपुट में दे सकता है। इसलिए इसका रेंज को सेट बिल्डर में लिख दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एक्स इज ए रियल नंबर, जीरो या फिर जीरो से बड़ा कोई भी रियल नंबर इसका आउटपुट है। तो उनको लेके जो सेट बनता है वही तो रेंज होता है। क्लियर? ओके, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये पूरा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है ग्राफ। सबको इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला जाएगा, डोंट वरी, खाली जान लो ऐसा ही इसका ग्राफ होता है। ग्राफ भी शायद पेन में बना दिया है, इतना आलसी इंसान है जिसने बना है इसको। ओके समझ रहे हो? ओके ओके, अब आते हैं रैशनल फंक्शन। बेटे रैशनल फंक्शन क्या होता है सुनो। रैशनल फंक्शन ऑफ द टाइप f of x by g of x, where f of x and g of x are polynomial functions of x defined in a domain where g of x is not equal to 0। मैं समझाता हूँ रैशनल फंक्शन होता क्या है। बेटे मानो f of x and g of x are two polynomial functions, ठीक है। let f of x and g of x are two polynomial function, दो polynomial function है, मेरा समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. and g of x is not equal to 0, और g of x 0 नहीं है, तो f of x डिवाइडेड बाई g of x, ये जो फंक्शन बनता है इस फंक्शन को हम बोलते हैं रैशनल फंक्शन। ये एक नया फंक्शन है, मैं इसका नाम दे देता हूँ कैपिटल f of x। ऑलरेडी f यूज कर चुके हैं,
मतलब एक पॉलिनोमियल फंक्शन को एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर डिवाइड करो तो जो न्यू फंक्शन क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं रैशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं? रैशनल फंक्शन। जी ऑफ एक्स क्यों मैंने बोला जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो? क्योंकि जी ऑफ एक्स अगर जीरो हो गया, किसी भी एक्स वैल्यू के लिए अगर जी ऑफ एक्स जीरो हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल अगर जीरो हो गया, तो ये फंक्शन आपको आउटपुट में एक अनडिफाइंड आउटपुट देगा, है ना? ये भी डिनोमिनेटर Yes, sir. जीरो। खाली आप समझो ये फंक्शन क्या करता क्या है। जब इसको इनपुट देते हो, सपोज ये फंक्शन को मैं कुछ इनपुट देता हूँ, ये करता क्या है ना? पहले तो ये वो इनपुट, वो ये जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ना, इसका आउटपुट निकालेगा। फिर स्मॉल जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसका आउटपुट निकालेगा। फिर इसका आउटपुट में इसका आउटपुट डिवाइड कर देगा। फाइनली जो वैल्यू होगा वो इसी का आउटपुट होगा। मेरे बात समझ रहे हो? इसका आउटपुट इज एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। क्लियर? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओके। जैसे कि फॉर Yes, एग्जाम्पल sir. एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1। ये एक रैशनल फंक्शन है क्योंकि बेटे इसका जो न्यूमरेटर है ये वो भी एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, तो एक रैशनल फंक्शन है। इसको अगर इनपुट आप 2 दोगे तो आउटपुट में क्या देगा? देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 माइनस 1, है ना? मतलब ऊपर Yes, sir. मतलब ऊपर वाला पॉलिनोमियल में भी 2 लगा देगा, नीचे वाला पॉलिनोमियल में भी 2 लगा देगा। इसीलिए मैं बोला, मतलब ऊपर वाला एफ ऑफ एक्स का आउटपुट निकाल देगा, नीचे वाले का आउटपुट निकाल देगा, है ना? ऊपर वाले का आउटपुट ये है ना, फिर फाइनली डिवाइड कर देगा। ये वाला ये क्या आ रहा है बेटे? 4 प्लस 3 7। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब एक बात मुझे बताओ बेटे, जरा ये फंक्शन को हम 1 इनपुट में देके देखते हैं क्या देगा आउटपुट में। बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड 1 माइनस 1, है ना? क्योंकि ऊपर वाला पॉलिनोमियल को 1 खिलाएगा, नीचे तो 1 स्क्वायर प्लस 3 कितना होता है? 4 बाई 0। और वो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है ना? Undefined. अनडिफाइंड होता है ना? जैसे मतलब ऐसा समझ लो कि ये 1 को हजम नहीं कर पाया, है ना? ये फंक्शन 1 को हजम नहीं कर पाया। इसको जब आप 1 दिए तो ये फंक्शन खराब हो गया, एक अनडिफाइंड आउटपुट दिया। मेरे बात समझ रहे हो? जैसे मैं कल बोला था कि जब आप वॉशिंग मशीन में क्लोथ्स के जगह चावल डालोगे तो वॉशिंग मशीन आपको थोड़ी ना क्लीन क्लोथ्स दे पाएगा, वो काम नहीं करेगा, खराब हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? तो इसका Yes, sir. मतलब ये वाला फंक्शन इधर 1 इनपुट में नहीं ले पा रहा है, ये 1 इनपुट में नहीं ले पा रहा है, क्योंकि ये सब हम रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं। मतलब इनका इनपुट एंड आउटपुट बोथ हैव टू बी रियल नंबर्स। तो ये इसको अगर 1 इनपुट दे, ये आपको अनडिफाइंड आउटपुट होता है, तो 1 इसका इनपुट नहीं है। दिस फंक्शन कैन नॉट हैव 1 एज इट्स इनपुट। लेकिन 1 के अलावा बाकी कोई भी रियल नंबर ले सकता है, सिर्फ 1 ही इनपुट में नहीं ले सकता। मतलब इसका डोमेन में सारे रियल नंबर रहेंगे सिवाय 1 के। मेरे बात समझ रहे हो? तो रियल Yes, sir. नंबर सेट में से 1 को अगर निकाल दो, ये जो बचेगा, है ना? मतलब रियल नंबर सेट माइनस दिस सेट, ये इसका क्या मतलब होता है कि रियल नंबर सेट में से 1 को निकाल दो, जो बचा वो इसका डोमेन है। क्लियर? इसका डोमेन है। Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ क्यों ये 1 को हजम नहीं कर पाया? ठीक है, आप लास्ट को बोलोगे हाँ सर अनडिफाइंड आउटपुट, लेकिन आउटपुट क्यों अनडिफाइंड है वो तो बताओ। कारण क्या है? आउटपुट अनडिफाइंड क्यों आ गया? किस कारण से आउटपुट अनडिफाइंड है? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया है ना? क्या डिनोमिनेटर में 0? मतलब इनपुट 1 के लिए डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल 0 में मतलब इनपुट जब 1 देते हो तो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल आपका आउटपुट 0 दे देता है ना। इधर जब इनपुट 1 दे देते हो तो डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर एक पॉलिनोमियल है, जब इस फंक्शन को इनपुट 1 देते हो तो इसका जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है वो आपका आउटपुट 0 दे देता है। फिर जाके आपको पूरा फंक्शन का आउटपुट अनडिफाइंड हो जाता है। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस इतना 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 चीज़ों का ख्याल रखो, ठीक है? बस तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल उसने दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। बस ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। और इसको क्यों रेसिप्रोकल फंक्शन बोला जाता है ना, कोई भी इसको इनपुट दो या आउटपुट 1/that इनपुट, मतलब उस इनपुट का रेसिप्रोकल दे देगा, है ना। इसको अगर 5 दो इनपुट में, ये 1/5 देगा, 6 तो 1/6 देगा, इसीलिए इसको रेसिप्रोकल फंक्शन देगा। अच्छा, ये एक रैशनल फंक्शन भी तो है, क्यों? देखो बेटे, इसका जो न्यूमरेटर वो भी एक पॉलिनोमियल है ना बेटे। 1 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अरे पॉलिनोमियल पढ़ो ना, 0 पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 1 भी पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। x भी एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल डिवाइड अनदर पॉलिनोमियल एंड नीचे वाला पॉलिनोमियल इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक रैशनल फंक्शन हुआ। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो जो मतलब जो रेसिप्रोकल फंक्शन हुआ एक रैशनल फंक्शन। अब सवाल ये है कि ये फंक्शन का डोमेन क्या होगा। जरा बेटे सोचो, ये फंक्शन का डोमेन क्या होने वाला है। अच्छा, ये फंक्शन क्या कभी इनपुट 0 ले पाएगा? जरा देखो, अगर इसको इनपुट में 0 दिए तो ये 1/0 आपको क्या दे देगा? अनडिफाइंड दे देगा। लेकिन 0 के अलावा बाकी सारे रियल नंबर ले सकता है ना, क्योंकि कोई भी 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है। हमें पता है सिर्फ 0 का रेसिप्रोकल डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब इनपुट में 0 नहीं ले सकता, तो इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर सेट माइनस दिस सिंगलटन सेट 0। मुझे समझ में आया कि नहीं? यस Yes, सर। sir. अच्छा, Yes, sir. वेरी गुड, आगे चलते हैं। वो बस अब आते हैं इसका रेंज के ऊपर। इसका रेंज के ऊपर देखो बेटा, आपका रेगुलर मैथ्स नहीं है ना। रेगुलर मैथ्स में पूरा मतलब इसका रेंज कैसे निकालते हैं वो सारे पढ़ाएंगे। लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स में खाली शॉर्ट में सारी चीज़ें हैं। तो इसका रेंज देखो, ये 0 के अलावा बाकी कोई भी रियल नंबर आपको आउटपुट में दे सकता है, सिर्फ 0 नहीं दे सकता। 0 के अलावा, क्योंकि बेटे ये कभी 0 आउटपुट में नहीं देगा, क्योंकि बेटे इसका वैल्यू तभी 0 के बेटे अगर ऐसा कोई भी x होगा जिसके लिए इसका वैल्यू 0 होगा। ऐसा कोई भी x है जिसके लिए इसका वैल्यू 0 होगा नहीं ना, क्योंकि न्यूमरेटर तो खुद 0 नहीं है। न्यूमरेटर पहले 0 होना चाहिए ना, तभी तक रेशियो 0 आता है। न्यूमरेटर तो नॉन 0 है, तो इसका वैल्यू कोई भी x वैल्यू के लिए इसका वैल्यू 0 नहीं आने वाला, तो ये कभी भी आउटपुट में आपको 0 नहीं दे सकता। क्लियर? लेकिन 0 के अलावा बाकी कोई भी आउटपुट में दे सकता है रियल नंबर। तो आपको क्या करना है, इसका डोमेन रेंज, जितने फंक्शन आपके बुक में हैं, मतलब हैंडबुक में है, उतने फंक्शन के डोमेन रेंज आपको याद रखना है। ठीक है? डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड रेंज इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इसका डोमेन रेंज दोनों सेम है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। और इसका ग्राफ ऐसा है। ठीक है? गॉट इट? तो यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बस, और खाली 2 बचा, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, रिलेशन फंक्शन चैप्टर इज ओवर। तो देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। बेटे मॉडुलस फंक्शन ऑलरेडी स्कूल में मॉडुलस के बारे में पढ़ चुके हो कि रियल नंबर का मॉडुलस कैसे निकाला जाता है ना। लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी जानेंगे। देखो बेटे, मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है? अब ये फंक्शन का काम क्या है? देखो, कोई भी रियल नंबर इसको इनपुट में दो या आपको उसका आउटपुट क्या देगा? उसका मॉडुलस। अगर मैं इसको इनपुट 3 दूंगा तो आउटपुट में 3 का मॉडुलस देगा। इनपुट -3 दूंगा, आउटपुट में -3 का मॉडुलस दूंगा। मेरे बात समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अच्छा, अब सवाल आता है ये एक्चुअली ऐसा करता कैसे है? ये तो ठीक है, ये तो सिंबॉलिकली हमने दिखा दिए, इसको मॉडुलस ऑफ एक्स बोलते हैं। लेकिन असलियत में अंदर करता क्या है वो तो समझे। अंदर वो फंक्शन, उसका नाम फंक्शन है ना, कुछ तो कर रहा होगा, फिर जाके आउटपुट देगा। मतलब अगर कोई अनजान बोल देता है कि उसका मॉडुलस देता है, अरे मॉडुलस कैसे देता है, क्या करके मॉडुलस देता है, वो जानेंगे ना। देखो क्या करता है वो। फॉर एग्जाम्पल बेटे, आप इसको अगर इनपुट 3 देते हो तो आउटपुट में 3 का मॉड 3 देता है ना। अच्छा, 3 का मॉड आपको तो पता चला मॉड, तो आप मॉड निकाल के डायरेक्ट बोलो, है ना। किसने कहता है 3 देता है ना। अगर आप इसको इनपुट -3 देते हो, ये आउटपुट में क्या आता है? वही 3 देता है, राइट? 3 देता है। जरा सोचो ये असलियत में किया क्या। जब आपको इनपुट में एक पॉजिटिव नंबर दिए तो आउटपुट में वही पॉजिटिव नंबर दे दिया। 3 दिए तो 3 दे दिया। आप अगर इसको 2 दोगे तो 2 का मॉड वो 2 दे देगा। पॉजिटिव नंबर दोगे तो जो दिए थे वही मिल जाता है।
लेकिन अगर इसको नेगेटिव नंबर देते हैं, जैसे कि -3 देते हैं, वो क्या करता है, उसको 3 बना देता है। लेकिन 3 बनाता कैसे है, -3 को 3 कैसे बनाते हैं, उसमें एक माइनस मल्टीप्लाई करके, नहीं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या आप देख रहे हो ये फंक्शन एक्चुअली कर क्या रहा है अंदर अंदर? आपको तो पता चला है मॉड निकाल रहा है, लेकिन अंदर वो क्या कर रहा है, जब भी उसको अंदर, वो फंक्शन को पता नहीं मैं मॉडुलस निकाल रहा हूँ, वो फंक्शन तो अपना काम कर रहा है। हम ह्यूमन बींग्स उसका नाम मॉडुलस फंक्शन दिए हैं, वो अपना काम कर रहा है भाई, उसके अंदर छुप के वो कर रहा है कि उसको अगर आप पॉजिटिव नंबर देते हो, वो बदले में वही पॉजिटिव नंबर आपको देता है। लेकिन अगर उसको आप नेगेटिव नंबर देते हो, तो बदले में क्या करता है वो, उससे एक -1 माइनस मल्टीप्लाई करके देता है ना, मतलब प्लस करके देता है। क्लियर? और आपको लगता है कि Yes, मॉडुलस, और आपको लगता है कि मॉडुलस निकल आया है ना, बस। अच्छा, इसको अगर 0 देते हैं तो 0 का मॉड 0, मतलब 0 भी सर, देते 0. हो तो ही 0 फेंक देता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है, देखो ये ना, ये हम खाली एक नाम को है, मतलब मॉडुलस, लेकिन काम ये है, काम ये है। क्या मैं बोल सकता हूँ, अच्छा ये फंक्शन का दो डेफिनेशन अभी होने वाला है, क्योंकि ये 2 तरह से काम करता है। अगर मैं इस फंक्शन को, x क्या होता है बेटे, इनपुट, अगर मेरा इनपुट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, अगर मेरा इनपुट 0 या फिर पॉजिटिव देता हूं, तो ये आउटपुट में वही x दे देता है, जो इनपुट वही आउटपुट। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर मेरा इनपुट x अगर 0 से छोटा होता है, तो ये क्या करता है, आउटपुट उसमें एक माइनस मल्टीप्लाई करके देता है, -x दे देता है। मेरा बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो इधर वो वही लिखा है, खाली इधर एक इक्वल टू छोड़ दिया है बीच में, x f ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन, ये कॉमा को व्हेन पढ़ते हैं ना, व्हेन f ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, f ऑफ x इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0। समझ में आया क्लैरिटी के साथ बेटे? Yes, sir. ओके, अब बेटे बड़े प्यार से इसका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। हाँ, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, डोमेन रेंज। चलो डोमेन रेंज देख लेते हैं। तो ये फंक्शन का काम है, जो भी इनपुट दोगे उसका मॉडुलस करके देगा। तो ऐसा कोई दुनिया में रियल नंबर है जिसका मॉडुलस नहीं निकल सकता? इज देयर एनी रियल नंबर हुज मॉडुलस यू कैन नॉट फाइंड? अरे सारे रियल No, नंबर sir. का मॉडुलस निकल सकता है ना, मतलब ये दुनिया का कोई भी रियल नंबर इनपुट में ले सकता है। इसका डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है? लेकिन रेंज में Yes, आते हैं, sir. लेकिन रेंज में आते हैं। अच्छा बताओ, क्या मॉडुलस फंक्शन कभी भी आपको एक नेगेटिव रियल नंबर आउटपुट में दे सकता है? No, sir. नो ना, क्यों? No, sir. तो मॉडुलस निकालेगा। कोई भी रियल नंबर का मॉडुलस अगर निकालते हो, या इधर 0 या फिर पॉजिटिव होता है, 0 का मॉडुलस 0 होता है, 0 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स के मॉडुलस पॉजिटिव निकलते हैं। तो कोई भी रियल नंबर के लिए मॉडुल आउटपुट नेगेटिव नहीं देगा, तो इसका मतलब इसका रेंज क्या होगा, सेट ऑफ, आई मीन 0 और ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना। तो इसका रेंज को हम कैसे लिखेंगे, x such that x is greater than or equal to 0। अरे समझ में आया इसका रेंज? मतलब रेंज क्या होता है बेटे, सेट Yes, ऑफ sir. आउटपुट, सेट ऑफ आउटपुट्स। तो ये सेट में क्या देखते हो, 0 या फिर 0 से बड़े सारे रियल नंबर सेट में है, तो यही तो इसका रेंज है। क्लैरिटी कैसे समझा? ओके चलो ठीक है। अब ये ग्राफ देख लो बेटे, इसका ग्राफ बड़ा इजी है। इसको अगर इनपुट 2 दोगे ये आउटपुट 2 देगा, इसको अगर इनपुट 4 दोगे आउटपुट, ये ग्राफ जैसा पूरा मतलब इधर उधर करके लिखा है, तो मैं इधर सेपरेटली बनाता हूँ, ठीक है? सुनो, इसको अगर इनपुट 0 देगा आउटपुट 0 देगा ना, 0,0, तो ये ग्राफ के ऊपर है। अगर इसको इनपुट 1 दोगे आउटपुट में 1 देगा, मेरे बात समझ रहे हो? ये Yes, sir. अगर इनपुट 2 दोगे आउटपुट 2 देगा, मेरे बात समझ रहे हो? ये अगर इनपुट 3 दोगे आउटपुट 3 देगा, ये। अच्छा, अगर इनपुट -1 दिए तो भी आउटपुट 1 देगा, अगर इनपुट -2 दिए आउटपुट 2 देगा, Okay. अगर इनपुट -3 दिया आउटपुट 3 देगा। तो इसका ग्राफ, So 3. हाँ
इसका ग्राफ ऐसा होता है, देख रहे हो भाई? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये लास्ट सिग्नम फंक्शन, उसके बाद आपका कोर्स ये जो रिलेशन फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर और फिर कहीं पढ़ा होगा, आज नहीं यार। अच्छा इनफैक्ट सिग्नम ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक दिन पढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में सुनो, नेक्स्ट क्लास में सिग्नम पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ेंगे, और उसके बाद साथ साथ और एक न्यू चैप्टर भी शुरू करेंगे, ठीक है? क्लियर? Okay, sir. Okay, sir. चल बाय।